नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। पार्टियों की रैलियां हो रही हैं, दिग्गज अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच दोनों ही दलों में भारी टेंशन बना हुआ है। वजह है टिकट का वितरण जो अब भी अधूरा है, और यही वजह है कि दलों में मंथन पर मंथन हो रहा है, लेकिन टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों है ये टेंशन और क्या है इसके कारण, आइए जानते हैं। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन बिगुल बजने के पहले ही बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर बढ़त बनाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की जंबो लिस्ट नवरात्र के शुरू होते ही जारी कर दी थी। अब तक की बात करें तो बीजेपी ने जहां अलग अलग लिस्ट जारी करते हुए कुल 136 उम्मीदवार तय किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों को मैदान में पूरी तैयारी से उतर जाने का आदेश भी दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही दलों में भारी टेंशन बनी हुई है, क्योंकि सीटें हैं कुल 230। सबसे पहले बात बीजेपी की करें तो सत्ताधारी दल एक बार फिर से सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। सबसे पहली लिस्ट बीजेपी ने वो जारी की जिसमें आकांक्षी सीट शामिल थी, यानी वो सीट जो बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल रही। या तो बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज नहीं की, या फिर वहाँ जीतना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है। इसीलिए यहाँ पहले ऐलान करके बीजेपी ने अपर हैंड बना लिया, ताकि जमीन पर काम करने के लिए प्रत्याशी को वक्त मिल सके। इसके बाद आई दूसरी लिस्ट, जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधरों को मैदान में उतार दिया गया। केंद्रीय मंत्री, सांसद, महासचिव जैसे दिग्गज चेहरों पर दांव चला गया। इसके बाद जारी हुई बीजेपी की लिस्ट ने और भी हैरान किया, क्योंकि शुभ अशुभ और मुहूर्त के हिसाब से काम करने वाली पार्टी ने कड़वे दिन यानी कि पितृपक्ष में ही एक और उम्मीदवारों की बड़ी लिस्ट जारी की। ये लिस्ट उन धुरंधरों की थी जिन्होंने मैदान में दम दिखाकर पार्टी को जीत दिलाई थी। लेकिन अब पेच फंसा हुआ है बाकी बची सीटों का, जो कि 100 से महज 6 कम यानी कि 94 है। और इन सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए बीजेपी को काफी माथापच्ची से गुजरना पड़ रहा है। आइए कुछ धुरंधरों की सीट आपको बताते हैं जहां फैसला लेना बीजेपी के लिए मुश्किल बना हुआ है, जिसमें गौरीशंकर बिसेन, राम खिलावन पटेल, मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री इंदर सिंह परमार जैसे नाम हैं। इसके साथ ही सिंधिया समर्थक मंत्री जैसे कि महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़ और ब्रजेंद्र सिंह यादव की सीट पर भी मामला अटक गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सही समय पे सही काम होता है और उसके बाद सामूहिक नेतृत्व की उसमें सहमति होती है। कांग्रेस की तरह नहीं कि नकुलनाथ अपनी सूची घोषित कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का आह्वान उनके पिताजी कमलनाथ कर रहे हैं। तो जल्द ही अगली सूची आएगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभाओं में चुनाव कार्यालय खुल रहे हैं, शक्ति सम्मेलन हो रहा है और बूथ समितियों की बैठक हो रही है, ताकि 51% वोट शेयर हासिल किया जा सके। दोनों ही दलों के बीच आलम यह है कि तुम डाल डाल हम पात पात। कई सीटों पर एमपी में भले ही मुकाबला किस किस के बीच होना है ये साफ हो चुका है, लेकिन अब भी मुश्किल कम नहीं हुई। कांग्रेस भी इसी मुश्किल से गुजर रही है। तभी तो 86 सीटों पर नाम तय करने में पार्टी को पसीने छूट रहे हैं। इनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से दिग्गज मैदान में उतार दिए गए हैं, और जब दिग्गज मैदान में हो तो मुकाबले में धुरंधर ही होना चाहिए। यही वजह है कि पार्टी को ऐसे मजबूत खिलाड़ी खोजने में मेहनत करनी पड़ रही है जो कड़ी टक्कर दे पाएं। इसके इतर सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ दूसरे दलों जैसे कि आम आदमी पार्टी, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मैदान में ताल ठोकने का भी टेंशन बीजेपी से कहीं ज्यादा कांग्रेस को बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर है कि ये सभी उसके वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की जमी हुई सीटों के लिए बनाई गई सांसदों वाली खास रणनीति उसे परेशान कर रही है, क्योंकि खबर यह भी है कि बीजेपी अभी और सांसदों को मैदान में उतारकर मुकाबले को और टफ बनाएगी। ऐसे में वहां की जमावट करना पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। वहीं इंडी गठबंधन में साथ खड़ी रहने वाली सपा भी अब सूबे में एकला चलो की राह पकड़ चुकी है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कई बार ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि गांधी नेहरू की विचारधारा एक समावेशी विचारधारा, सर्वधर्म समभाव को मानने वाली एक प्रगतिशील विचारधारा के साथ जो भी दल, जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और इंडिया जो गठबंधन के दल है उनके साथ समन्वय बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करने भी पड़े तो हम करें। और ये बात तो बिल्कुल सच है, इससे तो कोई मैं गुरेज नहीं कर सकती कि अंततः ये जो गठबंधन है ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। और तमाम प्रदेशों के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए अगर कहीं पर हम किसी गठबंधन के साथी के साथ हम प्रदेश में भी गठबंधन बना सकते हैं तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता
कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। कुल मिलाकर 2018 के विधानसभा चुनाव से इतर 2023 का चुनाव दोनों ही दलों के लिए बेहद बड़ी अग्नि परीक्षा के रूप में सामने आएगा। वजह है इन 5 सालों के दरमियान हुआ सत्ता के सिंहासन का खेल। 2020 में जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसली और बीजेपी के हाथ पहुंच गई, उसने 3 साल के बाद हो रहे इस मुकाबले को और मुश्किल बनाने का काम किया है। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी अब भी एंटी इनकम्बेंसी से गुजर रही है, तो वहीं कांग्रेस अब दूध का जला बनकर छाछ भी फूंक फूंक कर पीने वाली पोजीशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वाकई जो बची सीटें हैं उन पर चुनौती बहुत है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, न केवल जमावट के लिहाज से बल्कि बगावत के लिहाज से भी। यानी बगावत सबसे बड़ी चिंता है दोनों बड़े सियासी दलों की। दूसरे दल भी हालांकि नाम घोषित कर रहे हैं। चर्चा आज इसी पर करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है पंकज जी। यश भारती जी, सपा नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। हालांकि दोनों सियासी दलों के लिए चुनौतियां हैं, अंदर की चिंताएं यही है कि भाई बगावत होगी तो थामेंगे कैसे। लेकिन आप लगातार एक बात कहते रहे, आपके बड़े नेता ये कहते रहे कि हमने भाई इशारा कर दिया जिन्हें चुनाव लड़ना है। अगर इशारा कर दिया तो भाई नाम कब घोषित करेंगे, वो भी कर दीजिए। देखिए, आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले प्रत्याशी घोषित किए, एक आदमी की, एक प्रत्याशी की सूची 30 की 39, मतलब वो 136 प्रत्याशी घोषित कर पाए। हमने एक साथ जम्बू सूची जो घोषित की, आप देखें हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। हमने कहा था, और जो चुनाव जिस तरह से हमेशा होते रहे कि जैसे आचार संहिता लगती है उसके नजदीक आके हमारी सूची आती है। अब भाजपा ने आपके ही बड़े नेता साहब कह रहे थे कि 6 महीने पहले कर देंगे। देखिए, अगर कहने, देखिए मुझे लगता है अमित शाह जी का एक बयान था कि 15 लाख का घोषणा एक जुमला थी। तो एक बात समझिए आप, तो ये मानते हैं आपकी कांग्रेस हो या बीजेपी जुमले? देखिए जुमले नहीं, हम तो साफ बता रहे हैं कि सबसे पहले इन सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। बाकी हमने ठीक है इस पर ये कहा था हम प्रत्याशी घोषित करेंगे, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा था 1 साल पहले करेंगे, 6 महीने पहले करेंगे। और हकीकत बात है, हमारे सारे नेता कार्यकर्ता जिनको बोला गया था वो जाके क्षेत्र में काम कर रहे थे। आपने देखा होगा हमारी जैसे ही यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, 4 दिन बैठक चली, सुरजेवाला साहब और भंवर जितेंद्र सिंह जी उसमें थे। उसके बाद सारे कार्यकर्ता आपने देखे यहाँ से सब जाके अपने क्षेत्र में काम करने लगे। तो आप देखें बात इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या कारण है कि आपको अपने 3 केंद्रीय मंत्री, 6 सांसद बुलाना पड़े? क्या कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे थे कि मैं सिर्फ विधायक बनने उस पर बहुत चर्चा हुई है, फिर भी रिएक्शन जरूर ले लेंगे। पंकज जी हैं हमारे साथ। मैं वही बता रहा हूं कि जिस तरह से भाजपा में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है, उनके यहाँ किचकिच है टिकट पर, उनके यहाँ परेशानी पैदा है। आप देखें आज शिवपुरी जिले की ही बात करें, जो अब सिंधिया जी बोल रहे थे, शिवपुरी जिला भारतीय जनता पार्टी का खाली हो चुका है। शिवपुरी जिले में भाजपा भी परेशानी है, हमारे परेशानी नहीं है। नहीं, उस जिले में आपको भी परेशानी है, टिकट अदला बदली हो गई जिसको लेकर एक पूरा वीडियो भी आया था। वो एक अलग विषय है। ठीक है यार, और पंकज जी के पास मैं जल्दी लगता है सब 3 और मेहमान हैं, उसमें मुझे लगता है 3 और मेहमान हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी, भाई एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 सूचियां, और वो भी हिस्ट्री क्रिएट करते हुए। बीजेपी ने अमूमन ऐसा करती नहीं है कि भाई चुनाव तारीख घोषित ना हो पहले नाम ले आए, लेकिन अब 5वीं सूची ऐसा लग रहा है कि भाई कब आएगी? देखिए प्रशांत जी, अदावत, बगावत, विश्वासघात, ये सब कांग्रेस के लिए है जी। अदावत, कपड़ा फाड़ अदावत दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी के हम सब देख रहे हैं। बगावत ऐसी शिवपुरी का उल्लेख किया, बेचारे वीरेंद्र अग्रवाल जी के साथ कितना छल किया कि उनकी बीजेपी की विधायकी करवा दी, बीजेपी के नेताओं को सब कुछ करवा दिया और टिकट दे दिया पिछोड़ से लाकर केपी सिंह जी को। और विश्वासघात किया अभी उन्होंने अखिलेश यादव जी, आपकी स्क्रीन पर थे, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि यदि मुझे पता होता कि गठबंधन विधानसभा के स्तर पर नहीं है तो मैं तो कांग्रेसियों के फोन तक उठाता। इनकी ये स्थिति है सर, इस स्तर की बेइज्जती समाजवादी पार्टी ने अभी आपकी स्क्रीन पर इनकी करी है। नहीं, आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं कपड़े फाड़ने वाले, जी वो हेल्दी कन्वर्सेशन था। ये दिग्विजय सिंह साहब भी कह रहे हैं, मंच से कमलनाथ जी भी कह रहे हैं जी। प्रशांत जी, कपड़ा फाड़ हेल्दी है, ऐसी हेल्दी डिस्कशन कांग्रेस को बधाई। अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो हेल्दी है।
नकुलनाथ क्या कर रहे हैं सर? परिवारवाद कहते हैं सर कांग्रेस, यही परिवारवाद है। नकुलनाथ के पापा कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बेटा छिंदवाड़ा की टिकट घोषित कर रहा है। कमलनाथ जी कहते हैं नकुल छिंदवाड़ा, नकुल मतलब कांग्रेस के राहुल गांधी, खड़गे जी, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, कांग्रेस के सर्वे, सबके ऊपर सर्वे सर्वा नकुलनाथ। यही परिवारवाद है। ये किसके साथ है? ये जनता के सगे नहीं सब विश्वासघात किया 15 महीने की सरकार में। परिवारवाद पर आएंगे तो दोनों परिवारों में दोनों सियासी दलों में वो चीज नजर आएगी। प्रशांत जी ये बाकी परिवारवाद नहीं सर, परिवारवाद का जीवन प्रमाण है। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के फ्रेंचाइजी होल्डर मालिक और उनका बेटा कांग्रेस की सारी संस्थाओं से ऊपर टिकट डिक्लेयर कर रहा है। चल ठीक है, छोटा रिएक्शन जी। अवनी जी, छोटा फरमान की बात कर रहे हैं। इनका विधायक छोड़कर कांग्रेस में शामिल होता है, पहले उससे पूछो। उसने स्पष्ट कहा कि विधायक दल की बैठक में बोलने का कमिटमेंट था ना। नहीं हमारा देखिए सबसे बड़ी बात, जो भी आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं वो सत्ता के लालच में नहीं हो रहे हैं। हम वीरेंद्र रघुवंशी जी का सम्मान करते हैं। वीरेंद्र रघुवंशी जी सत्ता के लालच में नहीं, बल्कि सत्ता को लात मार के कह रहे हैं ना भाई, आपने टिकट नहीं देंगे तो हराने के लिए काम करेंगे। वीरेंद्र रघुवंशी जी हराने के लिए काम करेंगे, वो कह रहे हैं भाई। बोल रहे हैं वीरेंद्र रघुवंशी जी सम्मानित नेता हैं, उनके अरे कोई खुल के नहीं बोला। और दूसरी बात बता दो, उमा भारती जी को जो धक्के देकर संजय जोशी और शिवराज सिंह चौहान ने निकाला था, उनका मुख्यमंत्री पद छीना था, वो तो बता दो कौन सा सम्मान मुख्यमंत्री पद मुझे इस्तीफा दिया था उमा भारती ने। उमा भारती ने इस्तीफा दिया था, आपको पता होगा। कानूनी मसला था आधार। ठीक है, इस पर रोशनी जी ठीक है दिनेश जी, उस पर रोशनी जरूर डालेंगे। मैं आऊंगा उस पर, दिनेश जी रोशनी डालेंगे उससे पहले। ठीक है यश भारती जी, ठीक है यश भारती जी चलिए महिला को कपड़ा फाड़ कांग्रेस, विश्वासघाती कांग्रेस। चलिए ठीक है। अरे फिर आइएगा साहब। पंकज जी, अवनी जी प्लीज। यश भारती जी, मोहब्बत बड़ी जल्दी खत्म हो गई। यश भारती जी से सवाल है मेरा। अरे अवनी जी शांत हो जाएं। यश भारती जी, मोहब्बत कांग्रेस के साथ बहुत जल्दी खत्म हो गई मध्य प्रदेश में। देखिए प्रशांत भाई, दो बातें हैं। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, उन्हें बार बार हमारे नेता की बहुत चिंता हो रही थी। तो कितनी सीटें छोड़ने वाले हैं हमारी पार्टी के लिए वो बता दें। अगर इतनी चिंता हो रही है तो अपनी चिंता करें, जो वादे की उस पर बात करें। जातीय अरे सवाल का जवाब मेरे आने दीजिए। उन्होंने पूछा, मैं अपनी बात रख। आपका समझौता किससे ये तो पता नहीं है। सिंधिया जी जहां चले जाएंगे आप वहां चले जाएंगे, तो इसीलिए आपके समझौते पे तो भरोसा जनता करती नहीं ना। तो 27% आरक्षण की बात थी। 27% आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। जनता ने मौका दिया, लेकिन आज तक 27% आरक्षण आ नहीं पाया। उस पर सवाल का जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं करेंगे। जातीय जनगणना की मांग उठ रही है, उस पर बात नहीं रहेगी। गुर्जर आंदोलन, अच्छा यूपी में आप 27% आरक्षण का चलिए जिक्र करें थोड़ा सा। एक आपकी भी सूची आई है, उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पत्नी को आपने टिकट दे दिया, मीरा यादव, फिर उनकी बेटी को भी आपने टिकट दे दिया। तो परिवारवाद पर तो मतलब तस्वीर स्पष्ट है ना कि हम तो इसी लाइन पर चलेंगे। प्रशांत भाई बात पूरी हो जाने दीजिए। सवाल आप पूछिए, जवाब मेरा रहने दीजिए। जवाब आपके नहीं होंगे, जवाब तो मेरे ही होंगे ना। हाँ नहीं तो बताइए ना। परिवारवाद का विरोधी कौन है? परिवारवाद का विरोधी वो है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, यूपी वाला रहेगा ना। अरे सुन लीजिए ना प्रशांत, जवाब मेरा रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवारों को टिकट दे दीजिए। कैलाश सारंग कौन है? विश्वास सारंग जी उनके बेटे हैं, उनको टिकट दे दीजिए। तो यही सवाल उठेगा ना, अगर कांग्रेस बीजेपी में परिवारवाद है तो जनता तीसरे विकल्प को क्यों चुनेगी भाई? जो मेरा पहले से परिवारवाद पर चले। सवाल है ना, ये सवाल सुनिए ना। परिवारवाद का विरोध कौन कर रहा है? हम क्या विरोध कर रहे हैं? विरोध जो कर रहा है सवाल उससे होना चाहिए। सवाल आप उससे कीजिए ना जो विरोध कर रहा है। पहले पिता विधायक थे कैलाश विजयवर्गीय, फिर बेटा बन गया, फिर पिता बन गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर कांग्रेस बीजेपी में आपको परिवारवाद लगता है, जनता भी अगर परेशान है, तो भाई तीसरा ऐसा दल क्यों एक्सेप्ट करेगी जनता? नहीं, जनता परेशान नहीं है उस चीज से। ये भारतीय जनता पार्टी परेशान है। ये कहने के लिए परिवारवाद की बात कहते हैं, लेकिन जब टिकट देना होता है तो इनके पास प्रत्याशी नहीं है। कहने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब चुनाव लड़ाना होता है तो अतीत को लड़ाते हैं, परिवार के लोगों को लड़ाते हैं। जिसका विरोध करते हैं वही काम करेंगे, तब इनके पास कोई नहीं बचता है। चलिए ठीक है। दिनेश निगम त्यागी जी, क्या वाकई जो आखिरी सूची है ये वो सीटें हैं जो सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, सबसे ज्यादा बगावत का डर है, चैलेंजेस हैं दोनों दलों के सामने? दिनेश जी देखिए, बगावत पहले भाजपा की सूची आई थी, तब आपने भाजपा की बगावत देखी। कांग्रेस की सूची बाद में आई तो आपने कांग्रेस की बगावत देखी।
भाजपा में भी बड़े नेता बगावत कर रहे हैं, कांग्रेस में भी बड़े नेता बगावत कर रहे हैं, और ये स्थिति मुझे लगता है हर चुनाव में होती है जी। हर दल से जो प्रमुख दल हैं बड़े कांग्रेस और भाजपा, सब हर सीट में 2-2, 3-3 अच्छे दावेदार हैं, टिकट किसी योग को मिलना है, तो ये बगावत की स्थिति बनती है। तो मुझे लगता है दोनों दलों में लगभग एक जैसी स्थिति है बगावत को लेकर। इन दोनों से आशंकित होकर ही भाजपा और कांग्रेस को अगली सीटें तय करने में परेशानी आ रही है जी। आप देखिए कि लगातार बैठकें हो रही हैं और लगातार बैठने के बावजूद भी निर्णय नहीं हो रहा है। फिर बैठक की अगली तारीख अगला समय हो रहा है। कांग्रेस ने कल बैठक की, कांग्रेस की आज फिर कमलनाथ जी के बंगले में बैठक हुई, फिर खड़गे जी के बंगले में बैठक हुई और अभी तक सूची का इंतजार हो रहा है। तो इसकी वजह ये भी है कि दोनों दलों में इस बार जितने भी सर्वे हैं आप देखिए बड़ा कांटे का मुकाबला बता रहे हैं। दोनों के बीच बस 2-4-10 सीटों का अंतर है दोनों दलों के बीच, ऐसा देखने में आ रहा है। तो क्या रणनीति ये है क्या दिनेश जी कि भाई नाम घोषित करें, उससे पहले जो बगावत होनी है उससे पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए? देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई दल बगावत करने वालों से कोई बहुत ज्यादा सरोकार रख रहा है, उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक की जो स्थिति है, इतने बड़े बड़े विधायक और बड़े बड़े नेता बगावत कर गए हैं, पार्टी छोड़ गए, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस या भाजपा में से कोई बड़े नेता इनको मनाने की, इनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है इस तरफ से दोनों निष्पक्ष हैं और ये मान चुके हैं बगावत रुकेगी नहीं, इसलिए आगे जो सीटें बची हैं उन सीटों को इस तरह से दिया जाए, बातचीत करके दिया जाए कि कम से कम बगावत हो और अच्छे कैंडिडेट हो। बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट चुनना एक बड़ी कोशिश भी है दोनों दलों की। अवनीश बुंदेला जी, एक जो बड़ी बात निकल कर आई कि भाई बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया बीजेपी ने, इसलिए आप लोगों को कैंडिडेट चुनने में दिक्कत हो रही है? देखिए प्रशांत जी, तो वो वाली बात हुई, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब आप देखें, हमने तो कहीं कोई टेंशन नहीं दिखाई। आप देखें हमारी सूची जब आना थी, जब आई बकायदा डंके की चोट पर 144 लोगों की आई। बात ये, हमने अपने जमीनी कार्यकर्ता जो 5 साल से संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया, हमने उनको टिकट दिया। हमने प्रत्याशी एक्सपोर्ट नहीं किए कि दिल्ली से एक्सपोर्ट कर लिए कि केंद्रीय मंत्री। आप मुझे बताएं, जो पार्टी कहती है एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कर, वो पार्टी उपचुनाव करवाने के लिए अभी से प्लानिंग करती है। उपचुनाव को बड़ा, मुझे बताएं, नरेंद्र सिंह तोमर जीतते हैं, उनके या जो प्रहलाद पटेल जीतते हैं, तो उनकी भूमिका क्या होगी? क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? आपने कहा आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। प्रशांत जी, तो एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में चले गए, अभय मिश्रा कांग्रेस से टिकट ले रहे हैं, सिमरिया से। प्रशांत जी बस नहीं ले रहे हैं। प्रशांत जी, आप पता, आप कलकत्ता की बात को घुमा के भोपाल लिया, भोपाल की घुमा के कलकत्ता। आप हमारी बात नहीं सुन रहे, तो भोपाल की भी कर लीजिए। मैं भाई आपसे निवेदन कर रहा हूं, परिवार में फंसे ना, आरिफ हकीम वाला मसला हमारा होने दीजिए। जो भारती जी भोपाल में भी ले आइए, भोपाल में भी आरिफ हकीम वाला मसला फंसा है ना। आप तो सुन लें साहब, दक्षिण पश्चिम में अभी भी नाम तय नहीं कर पाए आप। किसने कहा? किसने कहा? दक्षिण पश्चिम में भाजपा ने कर दिया नाम तय? बता दो आप मुझे। नहीं, आपने तय कर लिया। आप मुझे बताओ, भाजपा ने तय कर लिया? आप मुझे भाजपा ने तय कर लिया क्या? अगर यही बात है तो ऐसी बहस कर लेते फिर। नहीं, मैं उनके पास जाऊंगा ना भाई, उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी बात जो करूंगा। पार्टी अपने आप को कार्यकर्ता आधारित, कैडर आधारित पार्टी कहती है, वो पार्टी पहले बता, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक रहेंगे, या पंकज जी सवाल आपसे भी है, या केंद्रीय मंत्री, कुछ भी करते हैं तो एक पद तो छोड़ना पड़ेगा, उपचुनाव तो होगा। मतलब आप कहीं ना कहीं, और जो 5 साल से जो कार्यकर्ता दिल्ली में काम कर रहे थे, टाट पट्टी बिछवा रहे थे, उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया? मुझे बताएं। नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल की भूमिका क्या होगी? नहीं सर, मुझे इस बात का जवाब दें। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल की भूमिका क्या होगी? 6 सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? मुझे प्रशांत भाई इस बात का जवाब, अब आप जवाब ले लीजिए ना। आपने सवाल किया तो जवाब भी ले लीजिए। आपने मैं पंकज जी से निवेदन करता हूँ, मुझे बता, नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका क्या होगी? प्रहलाद पटेल की भूमिका क्या होगी? चुनाव, चलिए ठीक है, ये बात दोहरा दी। पंकज जी बताइए क्या भूमिका होगी बड़े नेताओं की? बताएं जी। मुख्यमंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देंगे, क्या बनेगी? बताएं मुझे। प्रशांत जी, उत्तर नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका क्या होगी? अरे प्रशांत जी, पंकज जी, मैं ये आग्रह कर रहा था कि सपा के हमारे मित्र, मैं नहीं जानता उनको, भारती जी को, सपा के प्रवक्ता हैं, जो भी आपने बुलाया सम्मानित है, उन्हीं के नेता अखिलेश यादव ने अभी कांग्रेस की स्क्रीन पर बेइज्जती करी, वो स्वीकार नहीं कर रहे। अब यदि वो अपने नेता की बात स्वीकार न करे तो उनका विवेक, उनका विषय, मुझे इस पर आपत्ति नहीं। एक विषय दूसरा, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा प्रशांत जी कि परिवारवाद वो होता है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के फ्रेंचाइजी होल्डर, उनका बेटा अलग से अथॉरिटी बनकर टिकट अनाउंस करे, वो परिवारवाद होता है।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संस्कार यदि कांग्रेसियों को समझ में आ जाते, अरे भारतीय जी सुन तो लो, अभी अखिलेश जी ने बेइज्जती करी कांग्रेस, परिवारवाद वही होता है कि अमित शाह अलग राजनीति करे, उनका बेटा अलग राजनीति करे, वो परिवार अरे भारतीय कांग्रेस बताइए ना, परिवारवाद पे आप बताइए। अखिलेश यादव जी का नाम भी बताइए, वो एक सम्मानित नेता हैं और विचारिक रूप से सपा कांग्रेस अभी अखिलेश जी ने बेइज्जती करी कांग्रेस ठीक है, बताया, ठीक है, चुनाव गठबंधन एक अलग विषय है, देखेंगे बाद में। अखिलेश जी ने क्या कहा, अभी वोटिंग नहीं हो गई, पंकज जी बहुत समय बाकी है। पंकज जी ये बता दीजिए भाजपा का क्या रोल है? अरे अखिलेश जी ने क्या कहा उसमें भाजपा का क्या रोल है? अरे कांग्रेस को क्या कहा उन्होंने? क्या कहना है उसमें? अरे कांग्रेस को क्या कहा? अरे क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? हमको बताना कांग्रेस विश्वासघाती है। अरे हम स्थापित कर रहे हैं कांग्रेस विश्वासघाती है। कांग्रेस ने विश्वासघात किया साथियों के साथ, जनता के साथ, लोगों के साथ, वीरेंद्र रघुवंशी के साथ, सबके साथ विश्वासघात। चलिए यश भारती जी, चलिए ठीक है, यश भारती जी आप ही के पास आ रहा हूँ। यश भारती जी, कांग्रेस से आप 2 कदम आगे निकल गए, 300 यूनिट फ्री पेशाब कर रहे हैं आपके नेता। अरे ठीक है। यश भारती जी 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा भरोसा दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, कांग्रेस से भी 2 कदम आगे निकल गए। एक सवाल और जोड़ लीजिए यश भारती जी से सवाल है कि अगर आपका कोई नेता या विधायक चुनकर आता है तो रोक पाएंगे अपने साथ उसे? अभी तक तो नहीं रोक पाए। देखिए ये तो जी, अरे ये वो लोग अब बीच में बोल रहे हैं पंकज जी, वो बोल रहे हैं जो भाग गए हैं छोड़ करके, जनादेश छोड़ करके भाग गए। अभी सवाल किया गया कि भाई ये जो केंद्रीय मंत्री पद है, ठीक है, अरे क्यों आप रोते बहुत हैं भाई, आप रोते बहुत हैं और बीच में बहुत रोते हैं, आप बोलने की जगह रोने लगते हैं, आप अपनी भूमिका नहीं बता रहे हैं, रोने लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी से कितना सीखेंगे रोना, योगी जी से कितना सीखेंगे रोना, बोलना सीखिए, बात करना सीखिए। आपने अपने बात आखिरी कमेंट दिनेश निगम त्यागी जी से कहा जा रहा है विंध्य में भी बहुत बवाल है, भोपाल में भी अभी तय नहीं कर पा रही है पार्टियां। दिनेश निगम त्यागी जी दिनेश त्यागी जी प्लीज, क्यों रो रहे हो? कांग्रेस को विश्वासघाती कहा उन्होंने, उस पर उत्तर दो। रोते नहीं है त्यागी जी, अरे सर औरों को भी बोलने दीजिए ना, और भारती जी औरों को भी बोलने दीजिएगा। चलिए ठीक है, इंतजार करना होगा कि अब सीटों का ऐलान कब होता है, आखिरी सूची, या हम कहें कि ये आखिरी सूची 2 हिस्सों में बढ़ जाए, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है प्रचार करने के लिए, कम से कम अब तो तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही। काका और बाबा की जोड़ी ने पिछली बार इतिहास रचा था, क्या ये इतिहास फिर से आप दोहराएंगे? पिछली बार हम लोग जय वीरू की जोड़ी के रूप में, इस बार काका बाबा के रूप में है। जातिगत जनगणना का मुद्दा आपने क्यों उठाया? आप इसमें कितना फायदा देख रहे हैं? सत्ता में आए तो कराएंगे जातिगत जनगणना? हाँ, ये घोषणा हो चुकी है। बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है शराब घोटाले को लेकर, खूब हल्ला है इसे लेकर, सच क्या है? आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? कुछ गड़बड़ी है तो कार्रवाई करें। धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है, आपकी सरकार पर इसको लेकर काफी घेर रही है बीजेपी। धर्म परिवर्तन की बात नहीं, धर्म परिवर्तन हो भी नहीं रहा है, बल्कि धर्म परिवर्तन की बात कहीं ज्यादा बीजेपी के शासनकाल में उठती थी और हो भी रहा था। खुद का आकलन कैसे करते हैं? लगभग 70%, तो 7